एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम। हम सबको पता है कि हमारी नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये चैप्टर की 4th पार्ट की वीडियो है। आप सबको पता है नेशनल इनकम एक वीडियो में कोई नहीं पढ़ सकता है, तो मैंने जिस तरीके से आपके चैप्टर है पहले बेसिक से लेकर एंड तक आपकी 4 वीडियो में फुल नेशनल इनकम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारी की सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां से मिल जाएगा। एंड अगर कोई मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहा है तो हाय ऑल ऑफ यू, आई एम सिमरन। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th के ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इको, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी अब मैं। तो सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, इको का, तो आप वहां से जाके सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैप्टर शुरू करने से पहले कि मैं हर एक वीडियो के नोट्स यानी कि हर एक चैप्टर के नोट्स, इको के हर चैप्टर के नोट्स इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालूंगी। अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, तो वहां से आप नोट्स पे क्लिक करना और आपको नेशनल इनकम के, बीओपी के, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के हर एक के हैंड रिटन नोट्स मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड वहां से आप नोट्स ले सकते हो। और इको में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इको ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको कोई भी क्वेरी ना आए, तो कोई क्वेरी आए तो आपको मुझसे कमेंट करके पूछना है या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके। आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक 4, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड आर एक्सपेंडिचर एडेड मेथड से। ठीक है, तो पहले नेशनल इनकम के ये फॉर्मूलाज क्यों पढ़ रहे हैं हम। नेशनल इनकम क्या होती है कि पूरे देश की इनकम निकालनी है हमें। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो मतलब क्या है हमारे नेशनल इनकम का, NNPFC। तो आप सबको पुरानी वीडियोस में से आप जाके देख सकते हो, जिसमें डेप्रिसिएशन, NFI, NIT तीनों के कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखे हैं, जिसमें नेट से ग्रॉस में कैसे जाते हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट प्रोडक्ट में कैसे जाते हैं और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट में कैसे आते हैं। वो सब आपको अभी तक आना चाहिए, वो वीडियो नहीं दिखी तो पहले वो देख लो। तो नेशनल इनकम क्या होती है हमारी, NNPFC। तो अब हमें सब कुछ ये सारे फॉर्मूला से हमें क्या निकालना है, अपना NNPFC। तो 3 तरीके हमारे पास निकालने के, देश की इनकम को जानने के 3 तरीके हैं। पहला तो मेथड में हम सारे के सारा जो प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री के अंदर उसके थ्रू इनकम निकालते हैं। तो पहले होता है प्रोडक्शन, फिर क्या होता है इनकम जनरेटिंग फेज। प्रोडक्शन फेज के बाद क्या आता है, इनकम जनरेटिंग, यानी कि अगर प्रोडक्शन में जिन्होंने हेल्प करी अब उनको इनकम भी तो देंगे, उनसे फ्री फंड में थोड़ी हमने काम प्रोडक्शन करवाया है। तो फिर सेकंड मेथड क्या हो सकता है आपका कि हम सबकी इनकम जाने, यानी कि इसको इतना पैसा दिया, इसको इतना पैसा, इसको इतना पैसा दिया, तो तीनों का टोटल कर लिया तो नेशनल इनकम आ गई। तो सेकंड होता है आपका इनकम मेथड। थर्ड हो गया इनकम फेज के बाद क्या आता है हमारा, वी ऑल नो सर्कुलर फ्लो में एक्सपेंडिचर फेज। जब अब सबके जेब में पैसे आ गए हैं, इनकम आ गई है, तो अब वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्चा करेंगे। तो एक्सपेंडिचर फेज से भी हम अपनी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं कि इसने इतना खर्चा करा, इस सेक्टर ने इतना खर्चा करा, इस सेक्टर ने इतना खर्चा करा, तीनों को प्लस करा, एक्सपेंडिचर फेज से हमारी नेशनल इनकम निकल गई। तो तीनों को हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। फेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इनके फेजेस में हम वैल्यू एडेड मेथड से हम अपना नेशनल इनकम निकालते हैं। Every enterprise adds to the value of the product which it purchases as the intermediate good। यानी कि हर एक एंटरप्राइज जो है वो एक वैल्यू ऐड करती है एक रॉ मटेरियल के अंदर। व्हाट इज अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को हम इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट गुड भी कहते हैं। सपोज करो एक फार्मर ने ग्रेन्स खरीदे, सीड ग्रेन्स खरीदे व्हीट के, तो उसके लिए वो क्या है, उसका रॉ मटेरियल, वो उसके लिए क्या हो गया, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद उसने उसको ग्रेन से उसने क्या बना दिया, उसने व्हीट उगा दी। ठीक है, तो व्हीट क्या हो गया, उसका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब वो जो व्हीट है वो आप सबको पता है कि वो किसी फैक्ट्री में जाएगा जिससे कि उससे ब्रेड वगैरह बने। ठीक है, तो अब फैक्ट्री वाले के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, फैक्ट्री वाले का इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो गया, वी ऑल नो फैक्ट्री वाले का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा हमारा व्हीट। ठीक है,
अब उस व्हीट से हमारा फैक्ट्री वाला ब्रेड बना देगा और वो ब्रेड आ जाएगी हमारे शॉप्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल हमारी चलती रहती है। तो हर एक फेज के अंदर एक रॉ मटेरियल होता है और एक होता है हमारा वैल्यू एडेड, यानी कि उसमें वैल्यू ऐड करके रॉ मटेरियल के अंदर एक अपनी मेहनत करके अपनी वैल्यू लगाकर हम एक फाइनल आउटपुट उससे बनाते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू एडेड होती है उसको हम GVAMP भी कहते हैं, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी हम उसको कहते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है, ये आपको सबसे पहले याद रखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुई, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या कि जो तुम्हारा फाइनल आउटपुट आया, जैसे कि जो व्हीट आया हमारे फार्मर का, वो उसको कितने में बेचेगा, ठीक है। तो वो होती है हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं हम, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स क्या हुई कि जितनी भी सेल, जितना व्हीट का सेल हो गया तो वो आ गई हमारी वैल्यू। और ऐसा हो सकता है फार्मर का कुछ व्हीट बच भी गया हो, उसके पास सारा का सारा उसने फैक्ट्री को ना बेचा हो, फैक्ट्री ने थोड़ा बहुत ना खरीदा हो, तो वो बचा जो व्हीट होता है उसको कहते हैं हम चेंज इन स्टॉक। तो अगर हमें GVAMP वैल्यू एडेड मेथड का सबसे पहला फॉर्मूला तरीका क्या है, स्टेप 1 क्या है कि हमें GVAMP ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, GVAMP। वैल्यू एडेड मेथड का फर्स्ट स्टेप है GVAMP को ढूंढना। GVAMP कैसे हम ढूंढते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है कि कितनी बिक्री हुई है, तो उसमें क्या करेंगे हम सेल, और जितना हमारा बचा हुआ पड़ गया है वो क्या होता है हमारा चेंज इन स्टॉक, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज माइनस करेंगे हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल कैसे निकालते हैं हम, या तो रॉ मटेरियल हमने अपने आसपास की जगह से लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट कराया हो। तो रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स। देखो ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि तुम्हें डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा हो, तो तुम्हें इनके डीप फॉर्मूलाज में नहीं जाना होगा, बट हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि कई बार फॉर्मूला के अंदर आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दे रखा होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा होगा, तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह आपको डोमेस्टिक सेल्स और इंपोर्ट्स दे रखी होगी, तो आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अब GVAMP निकालते ही हमारा नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला और आसान हो जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मतलब होता है GDPMP। आपको पता है जीडीपी कहते थे इंडिया का जीडीपी, इंडिया का जीडीपी, तो GDPMP यानी कि GDP और GVAMP जो अभी हमने निकाला है वो सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि GDPMP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दे आर द सेम थिंग। GDP मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको हम GDPMP कहते हैं। और यहाँ पे भी हमने क्या निकाले, हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो निकाले हैं। लेट GVAMP इज इक्वल टू GDPMP। क्यों होता है, अब GVAMP और GDPMP इक्वल होते हैं, क्यों, बिकॉज देखो GDP क्या होता है, GDP क्या है हमारा, GDP होता है कि एक साल में वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक साल में कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स बने हैं उनको हम GDP कहते हैं। और इसमें हमने क्या कैलकुलेट करा है, अभी इसमें हमने तीनों फेजेस के फाइनल गुड्स की ही वैल्यू तो कैलकुलेट करी है, तो GVAMP एंड GDPMP इज द सेम थिंग। तो अब हमारे पास जब हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करा तो GVAMP आ गया बहुत आराम से, दैट मीन्स हमारे पे GDPMP आ गया है। और GDPMP से नेशनल इनकम पे जाना बहुत आसान होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक और तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ कि हम वैल्यू एडेड कैसे निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए स्टेप निकालना, फर्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वैल्यू एडेड मेथड में, कि हम GVAMP को कैलकुलेट करें, यानी कि हम GDP कैलकुलेट करें। GVAMP एंड GDP इज सेम, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला हम देखते हैं या फिर एक टेबल के थ्रू हम इसको समझते हैं।
मैं आपको समझाती हूँ जिससे तुम्हें क्लियर होगी कि क्यों ये हमने क्या करा है। तो हमने एक 3 फेजेस ले लिए हैं। एक है फार्मर, एक है फैक्ट्री एंड एक है टेक्सटाइल फॉर्म। यानी कि फार्मर जो है हमारा कॉटन को उगाएगा, फिर वो कॉटन को किसको बेच देगा, एक फैक्ट्री को बेच देगा। फैक्ट्री उससे क्या बनाएगी, कॉटन से उसका यार्न बनाएगी या थ्रेड बनाएगी। फिर जो वो फैक्ट्री है उसको एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेच देगी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस धागे से उसकी शर्ट बनाएगी। तो 3 फेजेस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, एक फार्मर, एक फर्म, एक हमारी फैक्ट्री और एक हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो कॉटन से थ्रेड बनेगी और थ्रेड से शर्ट बनेगी। तो ये वाला सिस्टम पूरा हमने पढ़ना है। तो अब फार्मर को कॉटन उगानी है तो ऑब्वियस है कि फार्मर का भी कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगेगा, उसको सीड्स खरीदने पड़ेंगे, तो उससे तभी तो वो कॉटन उगाएगा। तो फार्मर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर हम इसको रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, हमने ले लिया ₹100, यानी कि उसने 100 रुपीज के सीड्स खरीदे और उसने कॉटन उगा ली। ठीक है, अब वो कॉटन किसको बेचेगा, अब वो फैक्ट्री को कॉटन बेचेगा। तो क्या वो उतने की बेचेगा, नहीं, ऑब्वियस है उसने इतनी मेहनत करी है, कुछ वैल्यू ऐड करेगा उसमें, तो उसने उसको 200 रुपए में वो कॉटन बेच दी। बिक्री क्या होती है, हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितने में बिका। आउटपुट क्या है, फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो उसने 200 रुपए में हमारी जो कॉटन थी वो फैक्ट्री को बेच दी। अब फैक्ट्री के लिए कॉटन क्या है, फैक्ट्री के लिए कॉटन रॉ मटेरियल है, क्योंकि अभी कॉटन से उसे फर्दर ऑन थ्रेड प्रोड्यूस करना है। तो अब रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में चले जाएंगे हमारे 200 रुपए। फैक्ट्री ने कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन करा, 200 रुपए का, उसने 200 रुपए की कॉटन खरीद ली। अब उस कॉटन से हमारी फैक्ट्री ने बना दी थ्रेड। ठीक है, अब थ्रेड बना दी, तो अब क्या वो थ्रेड को उतने में ही बेचेगा, नहीं, ऑब्वियस है वो भी कुछ पैसा कमा के भेजेगा क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है उस पर। तो हमने क्या सपोज करा कि उसने 300 रुपीज में उस थ्रेड को बेच दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ठीक है, तो यहाँ हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हुई, 300, और इसने इसको बेच दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। अब जो भी इसका आउटपुट इसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जाएगा, क्योंकि उस थ्रेड से अभी शर्ट बननी है, तो थ्रेड क्या हो गया हमारा, रॉ मटेरियल। तो 300 रुपीज शर्ट का रॉ मटेरियल आ गया। एंड जब वो शर्ट बन गई तो वो कितने की बनी, फाइनल कितना की बनी, 500 रुपीज में, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आगे फर्दर ऑन बेच देगी, कहीं साइड पे बेच देगी या किसी शॉपकीपर को बेच देगी, जिसको मर्जी वो 500 रुपीज में बेच देगी। तो यहाँ हमने देखा कि हमारी जो 100 रुपए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन था उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दूसरे का इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। 200 रुपए की कॉटन फैक्ट्री के लिए रॉ मटीरियल थी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी। 300 रुपए का थ्रेड हमारी फैक्ट्री, जो फैक्ट्री ने बेचा, वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल था। तो हमारे पास अब हमने ये वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकाल लिया और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे वैल्यू एडेड, यानी कि हम पता लगाएंगे कि फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी थी, फार्मर ने कितनी कमाई करी है, और हमारी फैक्ट्री ने कितनी कमाई करी है, और हमारी टेक्सटाइल ने कितनी कमाई करी है। कमाई की जगह हम ये भी कह सकते हैं उन्होंने कितनी उसमें वैल्यू ऐड करी है। तो यहाँ हमें पता है वैल्यू ऑफ एडेड का मेथड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ फार्मर का कैसे निकलेंगे, 200 माइनस 100, तो यहाँ पे वैल्यू ऐड कितनी हुई है, 100, और फैक्ट्री की कितनी हुई है, 300 माइनस 200, तो यहाँ पे भी हमारा कितना आया, 100। और हमारी टेक्सटाइल का अगर हम देखेंगे तो 500 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 200। तो आई नो माइनस तो तुम्हें इतना समझने की जरूरत नहीं है, दिखना ही रहा होगा। तो यहाँ हमारे वैल्यू एडेड तीनों के आ गए हैं कि फार्मर ने 100 रुपए की वैल्यू ऐड करी, फैक्ट्री ने 100 रुपए की वैल्यू ऐड करी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 200 रुपए की वैल्यू ऐड करी। तो टोटल आया हमारा वैल्यू एडेड 400, यानी कि GVAMP हमारा 400 आ गया है। तो यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्यों, क्योंकि हमें निकालना ही GVAMP था। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से कॉटन से थ्रेड बनी, थ्रेड से शर्ट बनी, और सब ने वैल्यू ऐड करते रहे, और हमने वैल्यू एडेड निकाल के अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और जैसे ही हमारे पास GVAMP आ जाएगा, हम आगे अपना नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। क्यों, बिकॉज GVAMP इज इक्वल्स टू GDPMP ओनली, और हमें पता है कि आगे हमें क्या करना है। डन। अब मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके से एक बार इस फॉर्मूले को रिवाइज करा देती हूँ। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, अपना GVAMP। क्या ढूंढना है, GVAMP। तो GVAMP ढूंढने के लिए हमने अभी सपोज कर लिया कि ना तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना पड़ेगा, सेल्स।
प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करते ही हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आते ही उसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा GVAMP। GVAMP दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको GDPMP भी कहते हैं। और जैसे ही आपका GVAMP आ गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ लेना क्यों, क्योंकि उसके आगे का फॉर्मूला हमें बहुत आसानी से आता है। तो GDPMP से NNPFC में कैसे जाना है, हमें यहाँ पे G से N में जाना है। तो ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन आ जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मार्केट प्राइस से हमें किस में जाना है, फैक्ट्री कॉस्ट में। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से NIT को माइनस कर देंगे, MP से FC में जाएंगे और NIT को हम माइनस कर देंगे। अब NIT को माइनस करते ही यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, NDPFC। ठीक है, NDPFC। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, N, D की जगह क्या चाहिए, N। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, यू आर राइट, NFIE को माइनस कर देते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIE को माइनस कर देंगे एंड एट दी एंड हमारा NNPFC निकल के आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। एक बार और रिविजन करते हैं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं होगा अगर तो डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स करेंगे, आ जाएगा हमारा GVA एट MP एंड उसके बाद का फॉर्मूला बहुत आसान है। तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ पहले की वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने ग्रॉस से नेट में जाना, MP से FC में जाना, वो सब पढ़ा रखा है। तो विद दिस हमारा वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्टार्ट करना है अपना इनकम मेथड। तो नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में हम हर एक सेक्टर की, आप मान लो क्या निकालते हैं, इनकम निकालते हैं। मेनली इसमें हम फैक्टर इनकम को ही देखते हैं, यानी कि इनकम मेथड के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम कैलकुलेट करते हैं हर एक सेक्टर्स की। ठीक है, किसकी, कौन कौन से सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट की और हमारा जो हाउस होल्ड होते हैं उन सब की फैक्टर इनकम को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इसका अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बनानी हो इनकम मेथड की तो क्या है वो, क्या अगर आपको डेफिनेशन बनानी हो तो उसमें आप कह सकते हो, इन इनकम मेथड वी फाइंड द फैक्टर इनकम ऑफ ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट्स रिजाइडिंग इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक साल में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करने को इनकम मेथड कहते हैं। एक और डेफिनेशन है इसकी, इनकम मेथड इज द मेथड which measures national income in the form of wages, rent, interest and profit to the primary factors of production। यानी कि इसमें हम जितने भी टाइप की इनकम्स होती है, किस किस टाइप की इनकम होती है, एक तो वेज हो गई, लेबर को वेज मिलती है, लैंड के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट मिलता है, अगर कोई किसी को पैसा दे दे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, लोन्स वगैरह के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये तीनों दो तरीके होते हैं इनकम जनरेट करने के, उनको अगर हम प्लस कर दे तो इनकम मेथड से हमारी नेशनल इनकम निकल के आ सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं। तो इसमें हमारी 3 टाइप की फैक्टर इनकम होती है। पहली क्या है, कहाँ से कमाई होगी, कहाँ से होगी, सोचो। तो पहली कमाई होगी कि आपने पढ़ाई लिखाई करी और आपकी बहुत अच्छी सी फॉर्म में जॉब लग गई है, तो जब तुम्हारी जॉब लगेगी तो तुम्हें सैलरी मिलेगी, या फिर अगर तुम कोई मजदूरी कर रहे हो तो भी तुम्हें सैलरी मिलेगी, या तुम किसी के यहाँ किसी की दुकान पे काम कर रहे हो तो भी तुम्हें सैलरी मिलेगी। तो फर्स्ट क्या होता है, एम्प्लॉय, यानी कि तुम किसी के एम्प्लॉय बन गए हो, तुम किसी के लिए काम कर रहे हो। तो फर्स्ट तरीका क्या है फैक्टर इनकम का, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारी फैक्टर इनकम का, कहाँ से आती है पहली फैक्टर इनकम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको COE कहते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज को मिलता है। अब एम्प्लॉयज को कितने तरीके से मिलती है पैसे, तो फर्स्ट मिलती है वेजेस को मिलती है, मजदूरों को मिलती है। तो पहला तरीका क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी कि एक तरीका, सबसे पहला तरीका क्या है कि जो एम्प्लॉयर है वो वेजेस और सैलरी कैश में देते। सेकंड क्या है, पेमेंट्स इन काइंड क्या होता है, कई बार जो होता है कि बोनस वगैरह भी जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं अपने एम्प्लॉय को दे देते हैं, जैसे कि दिवाली वगैरह पे बोनस मिल जाता है, या फिर कभी कोई टेलीफोन के बिल्स वगैरह दे देते हैं। तो कई बार आपको न्यूमेरिकल में भी आएगा, टेलीफोन बिल्स हो गए, बोनस हो गया, गिफ्ट्स हो गए, दिस इज पेमेंट इन काइंड। ठीक है, नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या होता है, कभी कभी सैलरी का कुछ हिस्सा काट के सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डाल देते हैं, जो बाद में एम्प्लॉयज को मिल जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होती है, पेंशन और रिटायरमेंट। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज को पैसा मिलता है। कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब क्या है, एम्प्लॉयज का पैसा। तो फर्स्ट फैक्टर इनकम इज
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट तरीका क्या है, का पार्ट क्या है हमारा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड, इनकम कहाँ से जनरेट होती है हमारी, दो जगहों से। या तो अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं करनी है तो तुम एक एंटरप्रेन्योर बन जाओ, यानी कि तुम एक खुद की फर्म खोल लो, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको तुम किराए पे दे दो और उसका किराया बैठ के खाओ। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, या तो इनकम फ्रॉम लैंड और प्रॉपर्टी या फिर एंटरप्रेन्योर। तो ऑपरेटिंग सरप्लस, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पे इनकम किस तरीके से मिलती है हमें, रेंट के बाद क्या आता है, रॉयल्टी, यानी कि अगर हम किसी का नाम यूज करके अपनी फर्म को चलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रॉयल्टी। यानी कि अगर तुम जैसे कोई किसी का बड़ा सा शोरूम है, उसके नाम के शोरूम तुम्हें अपने यहाँ खोलना है तो उससे बिना पूछे तो तुम खोल नहीं सकते हो, तो तुमने उसको कहा कि तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो, मुझे अपना नाम दे दो, तो दैट इज रॉयल्टी। नेक्स्ट हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आपने किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया वो तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा है, बट इंटरेस्ट तभी हम कैलकुलेट कर होता है हमारा इसमें इनकम मेथड में जब इंटरेस्ट किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया हो। जैसे कि आपने लोन किसी प्रोडक्टिव, यानी कि आपने अपने दोस्त को पैसे दे दिए उसका बिजनेस करने के लिए, तो दैट इज फॉर अ प्रोडक्टिव पर्पस, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या कमाएगा, प्रॉफिट। यानी कि तुमने अपनी कोई फर्म खोल दी, बड़ी सी फर्म खोल दी और तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस में कैलकुलेट होगा। तो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज में मेनली सैलरी थी और ऑपरेटिंग सरप्लस में खुद की कमाई हुई चीजें, लैंड है, तुम्हारा अपने लैंड पे तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुम्हारी अपने फर्म से तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है। और प्रॉफिट का एक बड़ा लंबा सा फॉर्मूला होता है जो बहुत आसान है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस सेविंग्स ऑफ एंटरप्राइज और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कि डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनरिटेन्ड अर्निंग्स या फिर सेविंग ऑफ एंटरप्राइज या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये हमें याद रखना है। डिविडेंड क्या होता है, जो सैलरीज वगैरह हम दे देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि जितनी हमारी कमाई है उसमें जो हमने कॉर्पोरेट टैक्स दिया है। और सेविंग्स और एंटरप्राइज क्या है, जो हमने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो प्रॉफिट मैंने पहले भी पढ़ा रखा था। तो चार तरीके होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करने के। नेक्स्ट फैक्टर इनकम हमारी कौन सी होती है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब हमने पहले बात करी एम्प्लॉयज की जो सैलरी लेके काम कर रहे हैं, दूसरी बात कर ली हमने एंटरप्रेन्योर्स की। थर्ड क्या होता है, अब छोटे छोटे सब्जी वाले हो गए आपके, कुछ लोग घर से अपना कुछ काम शुरू करते, कोई ब्यूटी पार्लर हो गया। तो जो छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनकी इनकम भी तो कहीं ना कहीं कैलकुलेट होती है। तो वो जितने भी तरीके से कमाते हैं उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये डायरेक्ट दिया होता है मोस्टली, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे एग्जाम में आपको डायरेक्ट दिया होगा। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड चारों तरीके से कैलकुलेट होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की मिक्स्ड इनकम हम कैलकुलेट। ओके, तो अब हमने तीनों पढ़ ली हमारी इनकम कहाँ से आती है। एक होता है हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो सैलरी होती है। नेक्स्ट हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस जो हम एंटरप्रेन्योर कमाते हैं या फिर किसी लैंड पे मिलती है। एंड लास्ट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जिसमें छोटी छोटी इनकम्स को कैलकुलेट करते हैं। अब इन तीनों को क्या करेंगे हम, इन तीनों को हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। इन तीनों को ऐड करके हमारा क्या निकलता है, NDPFC। जब हम COE, OS और मिक्स्ड इनकम को ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, NDPFC यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो NDPFC से NNPFC में जाना वी ऑल नो दैट बहुत आसान होता है। क्या करते हैं हम, बस NFIA को प्लस कर देंगे और हमारा नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। तो NDPFC का फॉर्मूला क्या है, इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला इनकम मेथड का, COE प्लस OS प्लस MIS यानी कि मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। और ये अंदर का हमने इतना सब कुछ इसलिए पढ़ा कि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट नहीं दे रखा होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हमें निकालना पड़ेगा। वेजेस इन सैलरी इन काइंड, पेमेंट्स इन काइंड, एम्प्लॉयज सो कॉन्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों को हम ऐड करके मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं न्यूमेरिकल करना दिखाऊंगी। तो बस अभी आप अपना फॉर्मूला लर्न करो कि हमारा इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। NDPFC इज इक्वल्स टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MISE, उससे निकलता है हमारा NDPFC। एंड NDPFC से NNPFC में कैसे जाते हैं हम, कैसे जाएंगे, NFIA को प्लस करके। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से नेशनल प्रोडक्ट्स में जाने के लिए हम NFIA को प्लस कर देते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको भी करके भी दिखा देती हूँ कि तुम्हें फाइंड क्या करना है, NNPFC फाइंड द नेशनल इनकम। COE गिवन है 700, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 80 रुपीज़, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है 60 रुपीज़ और NFIA गिवन है -10।
ठीक है। तो NDPFC इज इक्वल्स टू COE प्लस OS प्लस MIS यानी कि 700 प्लस 80 प्लस 60। तो NDPFC आ गया आपका 786। ठीक है, अब NDPFC से हम NNPFC में कैसे जाएंगे, NFIA को प्लस कर देंगे और हमें NFIA कितना दे रखा है -10, कभी कभी प्लस में भी दिया होगा, मैंने इस सिचुएशन में -10 दिया। तो 786 प्लस -10 और प्लस माइनस के तौर पर माइनस, तो यहाँ क्या आ गया 776। 776 इज इक्वल्स टू आवर नेशनल इनकम। तो देखो कितने आसानी से हमने सिर्फ प्लस करके अपना पूरा आंसर निकाल लिया है। आगे मैं एक न्यूमेरिकल की वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं तुम्हें पूरे खोल के न्यूमेरिकल करना सारा सिखाऊंगी। सो दिस हमारे 2 मेथड कंप्लीट हो गए, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड। अब लास्ट मेथड पढ़ना है हमें एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद नेशनल इनकम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक आध वीडियो मैं बना दूंगी अपनी जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल करने सिखाऊंगी। ठीक है, इनकम को कैलकुलेट करने का, उसके बाद नेशनल इनकम चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हमने पढ़ा वैल्यू एडेड मेथड जिसमें बेसिकली हमने ये जाना कि किसने कितना प्रोड्यूस करा, उसकी प्रोड्यूस से हमने अपनी नेशनल इनकम निकाली। फिर हमने पढ़ा इनकम मेथड, हमने सबकी सैलरी, सबका जितना भी सबकी कमाई थी उससे नेशनल इनकम निकाली। ठीक है, अब कोई कमाता है तो उसके बाद वो उसको क्या करेगा, खर्च करेगा। अगर कमाई आई है तो ऑब्वियस उसको वो खर्च करेगा अपनी किसी नीड के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड आएगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे हर एक का एक्सपेंडिचर एंड उससे निकालेंगे हम नेशनल इनकम। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है वो किसे कैलकुलेट करता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली नेशनल इनकम से हम कैलकुलेट करते हैं इससे, नहीं, हम इससे कैलकुलेट करते हैं GDPMP, दैट इज हम इससे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकालते हैं। दैट मीन्स दैट अगर आप खर्चा कर रहे हो तो आप किस पे कर रहे हो, आप जाके चिप्स लोगे, ठीक है, वो फाइनल गुड है। आपने जाके कार ली, वो फाइनल गुड है। आपने एक घर खरीदा, वो फाइनल गुड है। आपने एक शर्ट खरीदी, वो फाइनल गुड है। तो जब भी हम खर्चा करते हैं या तो हम किसी फाइनल गुड को कंज्यूम करने के लिए करते हैं या फिर कोई सर्विस, आपने घर पे काम वाली लगाई, आपकी सर्विस हो गई, आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया, आपको सर्विस मिल गई। तो हम हमेशा एक्सपेंडिचर मेथड में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का खर्चा देखते हैं। ठीक है, और क्या देखते हैं हम, या तो हम खर्चा करेंगे कंजम्पशन करने के लिए, दूसरी चीज़ हम खर्चा क्यों करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, यानी कि आपने पैसे खर्च करे और आप उससे गाड़ी खरीद के ले आए। अब उस गाड़ी को तुम यूज़ कर रहे हो, वो गाड़ी तुम्हारा एसेट बन गया। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पैसा खत्म हो गया, नहीं, उसको तुम यूज़ कर रहे हो। आपने घर खरीदा, उसको तुम यूज़ कर रहे हो। गवर्नमेंट ने रोड बनाई, उसको सब लोग यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया, सब उसको यूज़ करें। गवर्नमेंट की जेब से तो पैसा चला गया, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर हो गया। बट एक्सपेंडिचर हुआ प्रोडक्टिव पर्पज़ के ऊपर, एक्सपेंडिचर हुआ कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज अ मेथड विद मेजर्स फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या मेथड में क्या हम यूज करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को देखते हैं ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो बहुत कंफ्यूजन होती है। फाइनल एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मतलब रॉ मटेरियल पे जो एक्सपेंडिचर होता है। तो कभी भी फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा या तो कंज्यूम करने के लिए होता है या फिर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है। फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है वो या तो कंज्यूम करने के लिए होता है या तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है। और इंटरमीडिएट का जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो बीच का एक्सपेंडिचर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए होता है। तो दैट मीन्स हमें हमेशा अपने एक्सपेंडिचर मेथड में फाइनल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना होता है। अब फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं तुम्हें नहीं ढूंढना है, तुम्हें सारे बता रखे हैं, तुम्हें बस उन्हें याद रखना है कौन कौन से हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करके यानी कि उनको प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि हमारे पास GDPMP निकल के आ जाएगा। और GDPMP से NNPFC पे जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो अब फाइनल एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं। पहला होता है एक्सपेंडिचर कौन करता है, हम करते हैं, हम प्राइवेट लोग करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहला एक्सपेंडिचर क्या हुआ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो किसी कंपनी ने या किसी फर्म ने या किसी हाउस होल्ड ने अपने
कोई भी खर्चा करा, यानी किसी प्राइवेट फर्म ने कोई खर्चा करा या फिर हाउस होल्ड ने कोई भी खर्चा करा, उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अपनी नीड के लिए हमने कोई भी खर्चा करा है, किसने, हाउस होल्ड ने या फर्म ने। नेक्स्ट कौन खर्चा करता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट भी बहुत सारे खर्चे करती है, कभी हॉस्पिटल बनाती है, कभी रोड बनाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। तो नेक्स्ट खर्चा किसका होता है, गवर्नमेंट का खर्चा। पहला किसका खर्चा हुआ, फर्म्स और हाउस होल्ड का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हुआ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने करा। नेक्स्ट होता है इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ये जो दोनों खर्चे हैं ना, ये कंजम्पशन पर्पस से, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हम कभी खर्चा क्यों करते हैं, या तो कंज्यूम करने के लिए या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एसेट बनाने के लिए, गाड़ी बंगला रोड बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बंगला खरीदने के लिए, तो वो क्या हो गया हमारा कैपिटल फॉर्मेशन या एसेट फॉर्मेशन। और एक होता है हमारा कंजम्पशन पर्पस। तो कंजम्पशन पर्पस में दो आ गए हमारे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बात करेंगे हम अपनी एसेट फॉर्मेशन की, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड चीज क्या है हमारी फाइनल एक्सपेंडिचर में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या है, या तो हम घर खरीदेंगे, या हम गाड़ी खरीदेंगे, या हम कोई रोड बनाएंगे, या हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो हमारे एसेट बन जाएंगे, वो हमारे को हेल्प करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल क्या हुई कि तुमने कोई एसेट बना लिया, तुमने कोई घर खरीदा, तुमने रोड बना दी, तो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्ट कि तुमने कुछ भी अपने घर में स्टॉक करके रख लिया, या किसी कंपनी ने कुछ स्टॉक करके रख लिया और उसको वो आगे बेच देगी। तो पहला हुआ या तो कोई एसेट बनाने के लिए हमने कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एसेट खरीद लिया, घर बना लिया, रोड बना ली, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, या तो हमने कोई स्टॉक रख लिया अपने घर के अंदर, जैसे कि तुमने बहुत सारा ऑयल लेके अपने घर पे रख लिया है और तुम उसको बाद में धीरे धीरे बेचते रहोगे, स्टॉक रख लिया। या फिर तुमने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद के अपने पास रख लिया और धीरे धीरे तुम उसको बेचते रहोगे, तो वो हो गया स्टॉक। तो दो तरीके का हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल के लिए, यानी गाड़ी के बंगला घर वगैरह के लिए, और या फिर रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। दूसरा क्या हुआ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कोई सामान खरीद के अपने पास रख लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर होता है ऑन नेट एक्सपोर्ट्स। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि जितना हमने बाहर भेजा और जितना हमने बाहर से खरीदा, दैट मीन्स इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। हम ऐसा करते हैं, हम बाहर के देश से कुछ सामान खरीदते हैं और बाहर का देश को कुछ सामान बेचते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। तो फाइनल एक्सपेंडिचर चार तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम अपने खर्चे करते हैं, तुमने चिप्स खाई, तुमने टॉफी खाई, तुमने कपड़े खरीदे, ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने रोड बनाई, बिल्डिंग बनाई, हॉस्पिटल बनाए। नेक्स्ट हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें क्या हुआ, तुमने या तो कोई एसेट बना दिया है या फिर तुमने अपने घर में कुछ स्टॉक करके रख लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज बाहर तुमने कुछ भेजा या फिर बाहर से कुछ मंगाया, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इन चारों को जब हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन अकाउंटिंग ईयर। दैट मीन्स हमारा GDP-MP निकल के आ जाएगा अगर हम इन सबको प्लस कर देंगे। और GDP-MP से NNPFC में जाना बहुत आसान होता है। क्या करेंगे, हम ग्रॉस से डेप हटाएंगे और हमारा NDP-MP आ जाएगा, फिर यहाँ D में से NFIA निकाल देंगे तो NNP-MP आ जाएगा, और MP से FC में जाने के लिए NID को माइनस कर देंगे, एंड एट द एंड हमारा NNPFC दैट मीन्स नेशनल इनकम बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। तो ये जो सारा मेथड है यहाँ, ये सब अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो दैट मीन्स तुमने पुरानी वीडियो नहीं देखी है। तो बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें मैंने ग्रॉस से नेट में जाना, MP से FC में जाना, वो सब सिखा रखा है, तो पहले उसको देखो फिर इससे देखना। एंड विद दिस हमारा एक्सपेंडिचर मेथड भी कंप्लीट हो गया है एंड नेशनल इनकम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस चैप्टर की न्यूमेरिकल वीडियो अलग बनाऊंगी जिसमें दोबारा से हम सारे मेथड्स को पढ़ेंगे और सबको सॉल्व करने के मेथड्स को भी न्यूमेरिकल देखेंगे। ऑलमोस्ट 10 न्यूमेरिकल में हर एक के कराऊंगी। सो व्हेन आई विल गेट द टाइम मैं वीडियो बना दूंगी। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नेशनल इनकम। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कमेंट DM करके, ठीक है। और नोट्स का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इंस्टाग्राम पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड देन आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।